हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल सोशल साइंस विद दीपांकर। आज के इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं लैंड रिसोर्सेस। सी, लैंड इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिग्निफिकेंट रिसोर्स, राइट। जो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो लैंड के सरफेस पे ही होती है। और लैंड अंडर वेरियस रिलीफ फीचर्स, अगर हम बात करें प्लेटोज की, माउंटेन्स की, या फिर हम बात करें प्लेन एरियाज की, राइट। तो हम जो भी अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है दैट आर कैरिड आउट ऑन दी लैंड ओनली। लेकिन एक बात आपको ये भी समझना है कि लैंड जो है वो एक फाइनाइट रिसोर्स है। तो इसके लिए जरूरी है कि लैंड को कंजर्व किया जाना जरूरी है, राइट। लैंड को कंजर्व करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि लैंड डिग्रेड अगर होता रहा तो ऐसे केस में क्या होगा कि उसमें हम कहीं ना कहीं अपने जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है वो कहीं ना कहीं हैम्पर होगी, राइट। तो इसलिए जो है लैंड को कंजर्व करना जरूरी है, बिकॉज इट इज ऑल्सो नॉट ए फाइनाइट रिसोर्स। अब इसमें आप ये देखेंगे कि जो लैंड रिसोर्स है अंडर वेरियस रिलीफ फीचर्स इन इंडिया, वी हैव इन आवर कंट्री अंडर द प्लेन्स 43% ऑफ द टोटल रिलीफ एरियाज। टोटल जो है आपका प्लेन एरिया में आता है 43%, ओके। प्लेटो रीजन जो है ऑक्यूपाई करती है 27% एंड वी हैव माउंटेन्स दैट इज कंप्राइजिंग 30%। और ये जितने भी रिलीफ फीचर्स है जिसकी हम बात कर रहे हैं, हर एक रिलीफ फीचर का अपना इंपॉर्टेंस है। अगर हम बात करते हैं प्लेन रीजन्स, तो प्लेन रीजन्स क्या प्रोवाइड करती है? दैट प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, और इजिली यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन जो है की जा सकती है। हालांकि आप ये देखेंगे जहाँ प्लेन एरियाज हैं वहाँ डेंस नेटवर्क ऑफ रेलवेज या डेंस नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट दिखाई देता है। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ज़्यादा डेंसली वहाँ पर डेवलप किए जा सकते हैं और इजीली, राइट, विद मोर ईज डेंस नेटवर्क कैन बी डेवलप्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट। और वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि माउंटेन्स की बात करें, माउंटेन्स आर दे प्रोवाइड सोर्स ऑफ वाटर, राइट, दे प्रोवाइड पेरेनियल सोर्स ऑफ वाटर रिवर्स के लिए, और टूरिज्म के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में जो है इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए भी जरूरी है, राइट, माउंटेन्स। हालांकि इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए जितने भी रीजन्स यहाँ पे हम देख रहे हैं वो सभी जरूरी है, लेकिन माउंटेन्स का एक खास एक इम्पोर्टेंस आप ये देखेंगे। और इसके अलावा जो प्लेटोज की अगर हम बात करें, प्लेटोज प्रोवाइड फैसिलिटी, these are the areas or these are the regions where we have मिनरल डिपॉजिट्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स है, या वेजिटेशंस की भी बात करें तो इस तरीके से जो है हर एक रीजन का एक अपना इम्पोर्टेंस है। और इंडिया में जिस तरह से हम यहाँ पे बात करें कि किस तरह से वेरियस रिलीफ फीचर्स के तहत ये हमने इसका पूरा आपको पाई डायग्राम के जरिए जो है हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि सिग्निफिकेंट जो है हमारे पास परसेंटेज ऑफ प्लेन्स है, और सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ माउंटेन्स भी है, और प्लेटोज भी है, और हर एक रीजन का अपना इंपॉर्टेंस भी है। तो इसमें हम अगले वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि लैंड को किस तरीके से वेरियस पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। बच्चों समझते हैं कि लैंड यूटिलाइजेशन फॉर वेरियस पर्पसेस, कैसे लैंड को यूटिलाइज किया जाता है वेरियस पर्पसेस के लिए। पहला है फॉरेस्ट, ठीक है। फॉरेस्ट कवर में जो फॉरेस्ट कवर में रहेगा कुछ पार्ट ऑफ लैंड, और जैसे कि आप देखते हैं फॉरेस्ट पॉलिसी की हम बात आगे जाके करेंगे, जिसमें 33% ऑफ टोटल एरिया जो है ज्योग्राफिकल एरिया शुड बी अंडर द फॉरेस्ट कवर, ठीक है। तो सम पार्ट ऑफ द लैंड शुड बी अंडर द फॉरेस्ट कवर एंड दैट शुड बी एज पर द फॉरेस्ट पॉलिसी 33%। सेकेंड इज लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, ठीक है, जिसमें दो कैटेगरीज आ गई, बैरन लैंड एंड वेस्ट लैंड। बैरन लैंड क्या होता है? जो कंप्लीटली अनफर्टाइल जमीन है, जहां पर कुछ भी हम खेती नहीं कर सकते हैं, बैरन लैंड, बंजर जमीन जिसको बोलते हैं। एंड वेस्ट लैंड भी इसमें आ जाता है, ठीक है, जो नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज होता है, ठीक है, नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए जो है। और इसमें लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, जैसे आप ये देखेंगे सेकेंड कैटेगरी में लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, जिसमें बिल्डिंग्स, रोड्स या फैक्ट्रीज के लिए, सेटलमेंट्स, हम जो घर बनाया जाता है, बिल्डिंग्स, रोड्स और फैक्ट्रीज जो बनाए जाते हैं, तो उसके लिए भी जमीन यूज होती है। थर्ड में अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, जिसमें फैलो लैंड जो होता है उसको छोड़ दें, तो फैलो लैंड क्या होता है? जो रेस्टेड लैंड होती है, ठीक है।
जिस जमीन को हमने रेस्ट दिया हुआ होता है कि उसमें हम खेती नहीं कर रहे हैं फिलहाल के लिए। तो यहाँ पर फैलो लैंड को अगर छोड़ दें तो इसमें 3 कैटेगरीज हो गई, एक तो परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, ठीक है, और दूसरा है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, ठीक है, मिसलेनियस मतलब मिक्स्ड ट्री क्रॉप्स, ग्रोव्स जिसमें आ सकता है, और उसके बाद जो है कल्टिवेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 years। लेट अस मूव फर्दर। इसमें आपका अगला कैटेगरी है फैलो लैंड्स। जैसे हमने बताया रेस्टेड लैंड, द लैंड दैट इज लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन, ठीक है, उसमें 2 कैटेगरीज हो गई। करंट फैलो लैंड्स, करंट फैलो लैंड्स में वो जमीन आ जाती है जिसमें खेती नहीं की जाती फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर, ठीक है, या तो 1 साल या 1 साल से कम एग्रीकल्चरल ईयर के लिए जिसको रेस्ट दिया जाता है उसको करंट फैलो लैंड्स कहते हैं। दूसरा है अदर देन करंट फैलो लैंड, या जिसको हम बोलते हैं ओल्ड फैलो लैंड, राइट। ओल्ड फैलो लैंड भी हम इसको रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अदर देन करंट फैलो लैंड, मतलब करंट फैलो लैंड को छोड़ दें तो हमारे पास अगली कैटेगरी आती है लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 1 year अप टू 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स, 1 to 5 years, 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स के बीच में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया बेसिकली व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय नेट सोन एरिया इज द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन हार्वेस्टेड, ठीक है। व्हाट इज द एक्चुअल एरिया ऑफ लैंड, ठीक है, कितने जमीन पर, कितनी बड़ी जमीन पर हम जो है क्रॉप को सो कर रहे हैं, उसी को हार्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक्चुअल एरिया ऑफ लैंड दैट इज यू नो ऑन विच द क्रॉप्स हैव बीन सोन and harvested, that is called net sown area। अगला आता है आपका एरिया sown more than once in an agricultural year, प्लस इसमें जो नेट सोन एरिया को हम जोड़ दें तो वो टोटली आपको उसको बोलते हैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। इसको आप थोड़ा सा एक डायग्राम के जरिए हम इसको समझा सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये एक प्लॉट में इसको 4 पार्ट में डिवाइड करता हूं, तो ABCD 4 एग्रीकल्चरल प्लॉट्स है, 4 एग्रीकल्चरल प्लॉट्स है यहाँ पर ABCD, राइट। अगर हम बात करते हैं कि हमने इस बार मान लीजिए D पार्ट में हमने इसको यहाँ पे अनकल्टिवेटेड रखा है, ठीक है, इसको हमने कल्टीवेट नहीं किया, लेस देन 1 year, 1 एग्रीकल्चरल ईयर, 1 एग्रीकल्चरल ईयर। इसको या तो बोलते हैं करंट फैलो लैंड, क्या बोल सकते हैं, करंट फैलो लैंड, ठीक है। अब क्या होता है कि जो नेट सोन एरिया होगा दैट विल बी टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल लैंड ऑन विच द क्रॉप्स हैव बीन सोन एंड हार्वेस्टेड, ठीक है। तो ये आपका नेट सोन एरिया हो गया, ठीक है, that will take into account A, B and C, not the D, okay, that is the net sown area। If we talk about the gross cropped area, the gross cropped area will include all the plots including the current fallow land, right। So current fallow land is the land that is left uncultivated for less than 1 agricultural year। I hope this point is clear। तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया जो है ये डी वाला पार्ट भी, जो डी एग्रीकल्चरल प्लॉट है इसको भी इंक्लूड करेगा, जो कि करंट फैलो लैंड है, ठीक है। और जो नेट सोन एरिया की बात करेंगे तो इसमें ABC जो एक्चुअल, जो फिजिकल, आप ये देखें फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड, जो एक्चुअल एरिया ऑफ लैंड दैट हैज बीन कल्टिवेटेड, दैट विल बी टेकन इनटू अकाउंट इनटू and that will be considered as net sown area, okay, whereas the gross cropped area will include the net sown area plus the current fallow land, okay। So children, this is it from me now। I hope you find the video interesting and please do share your comments, right, and in the end I would say thank you so much for watching the video। Have a nice time, bye bye।